प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी लगी। नक्सलवाद, अलगाववाद दम तोड़ चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन गाली तो नहीं बकते ना, उनके क्रियाकलाप पर सवाल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश की सबसे ज्यादा जानी मानी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हंगामा मचा है, बवाल मचा है। बता दें कि कल वहां से एक वीडियो वायरल हुआ, 35 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें नारेबाजी लगी है। नारेबाजी किसके खिलाफ, वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी लगी है और इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है क्योंकि दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली, जिसका गुस्सा जेएनयू में दिखा और वहाँ के छात्रों ने खूब आपत्तिजनक नारेबाजी की। इस मौके पर मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदित्य जी। आदित्य सर, क्या देखते हैं इसको जो वहाँ मामला हुआ है? पहले सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम को झटका लगता है और कुछ शर्तों के साथ बाकी उनकी रिहाई होती है और उसके बाद सीधा शाम को जेएनयू में जो बवाल होता है, देश के पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। और देखिए, लोकतंत्र के नाम पर ये तमाशा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए जाते हैं, उनकी बहु बेटियां की इज्जत लूटी जाती है और वहाँ पर नंगा नाच होता है, तब ये ढपली और ये तबला इनका कहाँ चला गया था? तब भी ये ढपली तबला जेएनयू में होना चाहिए ना, जो इससे पहले वाली पीढ़ी थी उसका होना चाहिए था। अब चूंकि पूरे देश से नक्सलवाद, अलगाववाद दम तोड़ चुका है, खत्म हो चुका है, जो थोड़ी बहुत वेंटिलेटर में सांसें ले भी रहे हैं नक्सलवाद और आतंकवाद, वो भी खत्म होने वाले हैं, ये बिल्कुल मालूम है सबको। उसके बाद अब जब देश में दंगा फैलाने के लिए जो लोग आरोपी हैं, साजिश है, वो कोई बाइज्जत बरी नहीं हो गए हैं। बाकी जो आरोपी हैं वो भी जमानत पर रिहा हुए हैं, उन पर भी केस चलेगा अभी शर्तों के साथ। वो कठिन 12-12 शर्तें, मतलब बहुत कठोर शर्तों के साथ में उदारता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, चलो भाई इनको हम दे देते हैं, लंबा समय हो गया, चार्जशीट नहीं लग पाई वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये नहीं वो आप ढपली और अपना राग कैसे भी अलापेंगे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, हो सकता है उनमें कोई खामियां हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से उनको जोड़कर देखना, ये भी आप सीधे सीधे एक सशक्त जो स्तंभ है लोकतंत्र का, न्यायपालिका, उस पर आप सीधे अटैक कर रहे हैं। और अफसोस देखिए, कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, नाम ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये पक्षपातपूर्ण है। क्या कर रहे हैं आप देश को किधर ले जाना चाहते हैं? ये सब सवाल हैं और ये जायज़ और जुनून सवाल हैं, और ये ऐसे सवाल हैं जिसमें आज की युवा पीढ़ी सवाल खड़े करेगी और वो पूछेगी, उनके जवाब चाहेगी इन सवालों के। सर, इसमें छात्र कहते हैं, जेएनयू के जो छात्र हैं कहते हैं कि लोकतंत्र में कहने की आज़ादी है, इसलिए हम बोलते हैं। लोकतंत्र में कहने की आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ कि लोकतंत्र में आप अपने माँ बाप को गाली बकने लगेंगे, आप अपने दादी बाबा को अपशब्द बोलने लगेंगे। ये तो उसी तरह का हो गया ना। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों, उनको भी हम कुछ अपशब्द इस तरह से नहीं कह सकते। वो देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया हुआ है, देश उनकी वजह से जाना गया है। देश में उन्होंने, विदेशों में गए हैं तो चाहे नेहरू हों और चाहे मोदी हों, अब तक के जो भी प्रधानमंत्री हैं, उन सभी को आप इस तरह से ढपली बजा करके गाली नहीं बक सकते, इस तरह से अपशब्द नहीं कह सकते। इस तरह से जो नारेबाजी हुई है, जो आज़ादी के नाम पर जो ये एक तरह से मतलब नहीं, बहुत अजीब सा, बेहुदा सा जो प्रदर्शन हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सर, जैसे भी आपने कहा नेहरू जी का नाम लिया, लेकिन नेहरू जी का नाम तो हमारी सरकार के कई नेता लेते हैं। वो जो काम करना था वो चले गए देश के लिए, लेकिन वो मरने के बाद भी अभी भी उनका नाम बदनाम करते हैं। देखिए, कार्य प्रणाली पर किसी पर सवाल उठा सकते हैं, हालांकि उठने वो भी नहीं चाहिए। मैं मतलब हम अपना व्यक्तिगत राय रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हैं, उन्होंने नेहरू जी पर कभी सवाल नहीं किए। इससे आज की सरकारें करती हैं। वो ये मुद्दा एक चर्चा का विषय है, लेकिन गाली तो नहीं बकते ना। उनके क्रियाकलाप पर सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने अगर ये किया होता तो आज ये समस्या ना होती, उन्होंने अगर वो किया होता। भाई, हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, हमारे पिताजी कोई मकान बना के गए मेरे लिए, हमारी हमारी जो अगली पीढ़ी है, या मुझको अगर उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करना है तो हम कहेंगे बाबा यार ये सही नहीं बना है, बाबा को ऐसे बनाना चाहिए था। तो उतना तक तो चलेगा लेकिन इतना नहीं चलेगा कि बाबा ने मकान ही गलत बना दिया। हाँ, नहीं, वो बहुत बड़ा पाप कर गए, वो बहुत बड़ा अधर्म कर गए। ये तो गलत चीज़ है ना, इस तरह से नहीं कर। बार बार ये मामले ऐसे उठते हैं सर, जेएनयू से ही क्यों देखे जाते हैं? क्या वहाँ पे कुछ ऐसा पहले से प्री प्लान कर दिया जाता है? क्या कुछ भी हो तो वहाँ पे बवाल हो, कुछ भी हो तो वहाँ से नारेबाजी हो, अगर कुछ भी देश में कुछ और माहौल चल रहा है तो वहाँ पे तोड़ फोड़ हो, वहाँ से अलग बयानबाजी निकले? ऐसा है, जब ये सोच पश्चिम बंगाल में दम तोड़ चुकी है आज के 1.5 दशक पहले, अब वहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है।
आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, पूर्वोत्तर के तमाम राज्य चले जाइए, वहाँ भी सब शांति हो रही है धीमे-धीमे, हो ही गई है लगभग कमोबेश, थोड़ा बहुत है उसका कोई बहुत मायने नहीं रखता है। तो जो तमाम ऐसे सोच विचारधारा वाले लोग जेएनयू में पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाई के नाम पर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती उस विचारधारा को वो जो 35 सेकंड का वीडियो है ना, उसको आप देखिए, उसमें कितने हैं? लाख 2 लाख लोग हैं क्या? गिनती के लोग हैं। अगर आप उस पूरे 35 सेकंड की वीडियो देखेंगे और उसको सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको वायरल कर दिया, आप वायरल करके है तो वो छात्र सर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, नहीं, बड़े-बड़े वो पढ़ाई अगर कर रहे हैं, आप कंपटीशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। हम उनके विचार कैसे दूसरी तरफ लेके जाएँ? नहीं, अगर वो अपनी पढ़ाई पर बोलते, अगर वो इस पर बोलते कि नई सरकार जो शिक्षा नीति ला रही है, जो तमाम तरह के बदलाव कर रही शिक्षा नीति में, उस पर वो अपने विचार देते, बात समझ में आती है। आप कैंपस के अंदर पढ़ने आए हैं, आप हाँ जी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने वहाँ नहीं गए हैं और टुकड़े होंगे, कब्र खुदेगी, क्या है ये आप ये पढ़ने आए हैं? आप इस पर रिसर्च करने आए हैं? आप कब्र पे रिसर्च करने आए हैं क्या? नहीं ना, आप तो वहाँ अपना भविष्य अच्छा बनाने आए हैं कि वहाँ पर कब्र खोदने का काम करेंगे। वो काम तो 500 हज़ार रुपए लेकर के खोदने वाले करते हैं ना। आप इसके लिए तो जेएनयू नहीं गए ना। आप जेएनयू किसके लिए गए? पढ़ने के लिए गए ना। तो भटके नहीं, युवा हैं। अगर किसी और को आदर्श मान बैठे हैं, अगर आप किसी आतंकी और किसी इस तरह से दंगाई के फेवर में, अभी वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, जिस दिन वो बाइज्जत बरी हो जाए तो उसका भी एक तरीका है। आप फिर ढपली बजाइए, फिर ढोल पीटिए, फिर आप मोमबत्ती लेके घूमिए, तब समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आप सर, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको लेकर भी सवाल चल रहे हैं कि जिस तरह से उमर खालिद और शर्जील इमाम को वहाँ पे रखा गया है, इस मामले में जो और आरोपी थे, वो उन पे अभी कुछ हुआ ही नहीं है। वो खूब बयानबाजी करते हैं, अभी भी कुछ आरोपी खुले घूम रहे हैं, कुछ को सज़ा दे रखी है। देखिए, इसमें हमारी जो न्यायपालिका है और इसमें जो कार्यपालिका है, उसमें पुलिस का सिस्टम आता है। ये लोग जल्दबाजी में क्या होता है, जब दंगे ऐसी स्थितियाँ होती हैं, उन स्थितियों को आप ज़रा इमेजिन करिए कि दंगा चल रहा है भयंकर। तो ऐसे में शक के बिना पर तमाम तरह से ज़्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है, 1000 अज्ञात डाल दिए जाते हैं। फिर जैसे-जैसे जानकारियाँ मिलती हैं, इनपुट्स मिलते हैं, उसके ग्राउंड पे हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ होती है, कुछ एविडेंस मिल जाते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर धाराएँ लगा दी जाती हैं। तो वो काम थोड़ा-सा हड़बड़ी और आप जल्दबाजी मानते हैं उसकी जद में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो जिनका कुछ लेना देना ही नहीं होता, लेकिन मौके पे जो मिला वो भी लपेटे में आ जाते हैं? देखिए, अक्सर ऐसा हो जाता है। मतलब इतने बड़ी जब वारदात होगी, तब इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं। गेहूँ के साथ घुन पिसने वाली जो बात है, वो होती है। ऐसा नहीं हम कह रहे कि नहीं, ये जो पुलिस है, जो सिस्टम है, वो बिल्कुल एकदम से शुद्ध है और ये बहुत अच्छा काम कर ले जाते हैं। फ़िल्टर लगाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, हो जाता है ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि जो मुख्य आरोपी हैं, जिनको 12 गंभीर शर्तों के साथ ज़मानत दी गई है, वो बिल्कुल मतलब जो है निष्पक्ष और साफ-सुथरे बरी हो जाएँगे। ये बात हम अभी नहीं बोल सकते हैं। सर, एक एक और फैसला है सुप्रीम कोर्ट में कि शर्जील इमाम और उमर खालिद अब 1 साल तक वो अपील भी नहीं कर सकते और बिना ट्रायल के 5 साल जेल में रहना। देखिए, अगर ये किसी ने कोई जुर्म किया लेकिन ट्रायल तो हो, उसकी सुनवाई तो हो, उसका मामला तो चले। अब बिल्कुल ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। ये तो देखिए, सबका अधिकार है। न्यायपालिका में कहीं न कहीं ये जो हमारे जो लूप हैं, ये उसका फ़ायदा और इसका नुकसान, खामियाज़े दोनों भुगतने। जैसे निर्भया कांड में दोषियों को फांसी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें जो कानून बने हैं, उसके दाँव-पेच का फ़ायदा वकील उठाता रहा जी। और उनको फांसी कितने दिनों बाद हुई, कितने सालों बाद हुई, पूरा देश उबल पड़ा था। तो ये जो हमारे कानून में और कानून में इतना लोच, इतनी लिबर्टी भी इसलिए ज़रूरी है कि जब कानून बनाया गया था तो उसका मूल सिद्धांत ये था कि हमारे 999 आरोपी भले ही छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह जेल में ना जाए। तो उसकी एक मूल धारणा से भारत का संविधान बना है। उसी के तहत उसमें कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोग खामियाजा भुगतते हैं। सर, ये मानते हैं कि जेएनयू पे जब तक इन लोगों पे कोई एक्शन नहीं होगा तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे? एक्शन का इन पर कुछ इस तरह के उनको हिदायत देनी चाहिए, उन पर कुछ दिनों के लिए रिस्ट्रिकेट भी किए जा सकते हैं, ये जेएनयू प्रशासन बेहतर समझेगा। लेकिन हाँ, कुछ इस तरह का एक्शन होना चाहिए कि भाई आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ाई करिए, ये इसको चर्चा का विषय और अखाड़ा मत बनाइए। जो आपका विषय नहीं है उसमें आप एंट्री मत करिए, बेवजह घुसिए नहीं। और मुट्ठी भर लोग, उँगली भर में अगर गिनोगे तो गिनती में आ जाएँगे। उन लोगों को ये अधिकार नहीं है कि प्रधानमंत्री के कब्र इस तरह से खोदें और देश का माहौल बिगाड़ें। देखिए, जो नारेबाज़ी हुई है वो वाक़ई में एक सोचने वाली बात है कि एक गलत तरीके से नारेबाज़ी की गई देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, और ये तमाम अभी जो वीडियो है वहाँ से निकला 35 सेकंड का, वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। आपकी भी इस मामले में क्या राय है? क्या आप सोचते हैं किस तरह से जेएनयू में बोला गया, नारेबाज़ी की गई, वो सही है गलत? ये कमेंट बॉक्स में हमें
ज़रूर बताएं। शुक्रिया।